नमस्कार। आज हम हैं खरगापुर के एक छोटे से कस्बे में, जहां पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ हम आपको दिखाने लाए हैं। ब्यूटीफुल टीकमगढ़ करके हमारा चैनल और चैनल का हमारा ये पहला वीडियो है। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में हम ब्यूटीफुल टीकमगढ़ की वो ब्यूटीफुलनेस देखें जो हमारे ज़िले के एक ऐसे लाल ने करके दिखाई है, जो इस ज़िले का ही निवासी है और तमाम तरह की पढ़ाई लिखाई करने के बाद, विदेश यात्राएं करने के बाद, विदेशों में काम करने के बाद, विदेशों में जॉब करने के बाद वो अपने धरती की तरफ वापस लौटा। ये हमारे साथ आज खरगापुर के निवासी श्री मनीष खरे जी हैं और इन्होंने सोलर प्लांट लगाया है जो लगभग 2 मेगावाट कैपेसिटी का है। ये ना केवल इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हमारे मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि छोटे छोटे से गाँव, छोटे छोटे से कस्बों में इस तरह की नवाचारों को लाना अपने आप में एक चैलेंज होता है, जहां गांव में लोग अपनी समस्याओं को लेकर हमेशा रोना धोना करते रहते हैं और इस बीच में ऐसी सफलता की कहानियां आती हैं। तो आइए फिर से हम मनीष जी का इसमें स्वागत करते हैं और उन्हीं से सुनते हैं। मनीष जी, मैं पहले ये जानना चाहूँगा कि आपके बारे में इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है कि भाई साहब तो विदेश निकल गए थे पढ़ाई लिखाई करके, फिर क्या हुआ कि आपको आपके गाँव की तरफ वापस लौटना पड़ा? पहले तो जैन साहब, इस नवीन प्रयास के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। टीकमगढ़ जिले में, वैसे मैं बता दूं कि मनीष जी का मैं कोई फॉर्मल इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ, ये मेरे खास मित्र, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। और हम नाम है, हम नाम भी है। तो ये जिले के लिए अच्छी बात है। हम सामान्य तौर पर बुंदेलखंड को अगर हम देखें तो सूखा, पलायन और कम वर्षा आदि नकारात्मक खबरों के लिए जाना जाता है। आपका ये जो प्रयास है, ऐसा नहीं है कि चीज़ें हो नहीं रही हैं, बहुत से लोग प्रयास कर रहे हैं, आपके जैसे, हमारे जैसे कई लोग प्रयास कर रहे हैं और अच्छी चीज़ें होके आ रही हैं। अब इनको हमें फैलाना है, प्रचार प्रसार करना है, जिससे जो अवधारणाएं, मिसकॉन्सेप्शन है। जैसा आपने बताया, मैं छोटा सा अपना बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं इसी गांव खरगापुर का निवासी हूँ। टीकमगढ़ जिले का छोटा सा कस्बा है और मेरी 12वीं तक की पढ़ाई यहीं पे हुई। उसके बाद मैंने सागर विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएशन किया, फिर इंदौर से MBA किया, हैदराबाद से CDEC में एडवांस डिप्लोमा किया। 8-10 साल सॉफ्टवेयर फील्ड में भी रहा, IBM बैंगलोर में भी कुछ सेवाएं ली, फिर 6-7 साल विदेश रहा। लेकिन जो हरिवंश राय जी की कविता है कि आते ही इस दुनिया में कहलाया जाने वाला, तो वो कहीं ना कहीं मन में था जब यहाँ से बाहर भी जा रहे थे कि जो इस मिट्टी का कर्ज है, बुंदेलखंड बहुत कुछ, बहुत से क्षेत्र में बहुत ही समृद्ध है। यहाँ की मिट्टी बहुत, अगर हम और जगह से तुलना करें, उपजाऊ है, लोग कर्मठ हैं, करना चाहते हैं, अवसरों की कमी है। एक और जो बहुत बड़ा मैंने यहाँ पे चैलेंज देखा है वो है अच्छे जो अपने यहाँ जो कहावत है बुंदेलखंड में बोलूँगा कि तनक पड़े तो हर से गए, ज़्यादा पड़े तो घर से गए। किसानी खेती को, इधर तो सब घर से बाहर जाना चाहते हैं, आप लौट के आए हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत किसी ने पढ़ लिया तो वो खेती से दूर भागता है, और अगर अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ली तो फिर वो पलायन कर जाता है। तो जब जाने के बाद 10-12 साल बाहर काम करने के बाद, विदेश में काम करने के बाद, जब मुझे लगा कि जो मेरी बेसिक ज़रूरतें थी वो पूर्ण हो गई, तो बाकी तो फिर जीवन में लगा ही रहता है। यहाँ पे फिर मैंने 15-16 एकड़ की ज़मीन खरीदी और इस पे मैंने, उसके पहले मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको टोकना चाहता हूँ। पहले लोगों का एक इंटरेस्ट रहता है कि आपकी यात्रा के बारे में विशेष रूप से बताएं कि आप यहाँ छोटे से कस्बे से निकले, आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, उसके बाद आपने कहाँ कहाँ जॉब किया, किस किस प्रकार का जॉब किया और फिर क्यों खेती की तरफ लौटे, ये थोड़ा जानना चाहते हैं। देखिए, हम लोग मूल रूप से अगर बोलेंगे तो हमारे परिवार में, हमारे खानदान में सभी लोग शासकीय सेवा में रहे। अब दिन पे दिन वो अवसर भी कम होते जा रहे हैं। दूसरा, व्यक्ति को अपना कुछ नया करने की जो देश की जो नई पीढ़ी की जो सोच है, कुछ वापस देने की, कुछ अपनी मिट्टी को वापस देने की जो चाह थी। जब मैंने यहाँ से पढ़ाई के बाद पहला मेरा जॉब हैदराबाद में हुआ, जिसमें मैंने सॉफ्टवेयर से एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम शुरू किया, 2001 की बात है। और धीरे धीरे वो काम करने के बाद जब जो मोस्लोज लॉ ऑफ नीड है, वो बेसिक चीज़ें पूरी होती गई। बैंगलोर में रहा, फिर मैंने अपना करियर शिफ्ट करके थोड़ा IT सिक्योरिटी, IT ऑडिट में वहाँ IBM बैंगलोर में 2 साल काम किया।
उसके बाद विदेश में काम करने का अवसर मिला, तो दुबई के बैंक में करीब 6-7 साल वहाँ सेवाएं दी। इस बीच मुझे कुछ अच्छे मेरे वहाँ के साथी, एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे कई मिसकॉन्सेप्शन इसमें भी है कि जो विदेश में जो लोग हैं, मैंने ये देखा है कि उनके मन में भारत के प्रति ज़्यादा लगाव है, ज़्यादा करना चाहते हैं, लेकिन अवसरों की कमी या कई लोग पीढ़ियों से बाहर हैं, तो जो जड़ों से कट गए हैं वो वापस अपनी मिट्टी को देना चाहते हैं। हैदराबाद के बाद कहाँ गए आप? हैदराबाद के बाद में बैंगलोर गया। हैदराबाद मैंने 4-5 साल काम किया सॉफ्टवेयर लेकिन आप लोग सबके लिए बता दूं कि उस समय हैदराबाद जाना भी आसान नहीं था। खड़गापुर से बस पकड़िए, टीकमगढ़ पहुंचिए, टीकमगढ़ से बस पकड़िए, ललितपुर पहुंचिए, हाँ, या झांसी पहुंचिए, फिर वहां धक्के खाते हुए पहुंचिए, और उसके बाद ट्रेन पकड़िए, और ट्रेनों में भी कम धक्के नहीं थे। पहले झांसी में रुक के रिजर्वेशन कराइए, और जिस डेट का मिले फिर दोबारा से जाइए। आजकल के बच्चों को ये लग रहा होगा कि ये बड़ा आसान है कि ट्रेन पकड़िए और हैदराबाद पहुंच जाइए, या फ्लाइट पकड़िए हैदराबाद पहुंच जाएंगे। इट वॉज नॉट दैट इजी। और मैं आपको बताऊं एक इंसिडेंट, जब हैदराबाद पहली बार गया, कुछ पता नहीं था तेलुगु में कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तेलुगु बोलनी है, हिंदी चलेगी नहीं चलेगी। तो सागर विश्वविद्यालय में मेरे कुछ हॉस्टल में कलीग्स थे, वो लोग आंध्रा से वहाँ पे कुछ डिग्री कर रहे थे, तो उनसे मैंने वो जानकारी ली। और गांव का एक लड़का सीधा ट्रेन में बैठ के 24 घंटे की यात्रा करके हैदराबाद पहुंचा। तो मेरी जब रात में 11 बजे वहाँ पहुंचा, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बाहर जाके किसी होटल लॉज में, मैं उसी स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे जो बेंच रहती, वो गोल जो बेंच रहती, उस पर अपना बैग लेके वो लेटा रहा। सुबह जब बसेस का टाइम हुआ, फिर 7 बजे जाके अपने गंतव्य की ओर गया। तो ठीक है, ये तो बैंक अकाउंट नहीं उस समय आराम से ओपन होते थे, यहाँ से कैश लेके गया, फिर वहाँ जाके जब कंपनी का वो लेटर वगैरह दिया बैंक में, फिर उन्होंने एक अकाउंट खोला, फिर वो कैश वहाँ। तो 7-8 दिन जब वो होटल में रुक के वो 10,000 रुपये जेब में, बहुत बड़ी बात थी। खैर वो उस समय की लगभग अलग ही वो समस्याएं थी। उन सब से जूझते हुए, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये था कि एक दिन लौट के आएंगे और कुछ यहाँ के लिए करेंगे। और जब मैं 2006 में दुबई गया, और 2012 में जब मैं खेती के लिए पूरी दुबई में भी इसी सेक्टर में रहे आप? नहीं, दुबई में मैं बैंक में था, वहाँ पे मैं ऑडिट में था, IT ऑडिट में। ये भी एक था जब वहाँ से, अच्छा अगर यहाँ पे आके कोई जॉब होता है या कैरियर कोई पहले से बिजनेस होता है, क्योंकि हम लोग तो शासकीय सेवक वाली फैमिली से आते हैं, तो शायद ये चीज़ें लोगों के मन में नहीं आती। जब लेकिन आगे यहाँ बैठा तो लोगों को लगा कि शायद लड़का पागल हो गया है, तो माँ बाप ने उसको वापस बुला लिया कि इतना अच्छा जॉब छोड़ के यहाँ आगे बैठ के खेती किसानी में बैठा है। क्योंकि हमारे चैनल का नाम है ब्यूटीफुल टीकमगढ़, और ब्यूटीफुल टीकमगढ़ इसलिए क्योंकि टीकमगढ़ में लाइफ बड़ी ब्यूटीफुल है। तो मेरा पूछना ये है कि लाइफ वहाँ ज़्यादा ब्यूटीफुल थी कि यहाँ ज़्यादा ब्यूटीफुल है? लाइफ यहाँ ज़्यादा ब्यूटीफुल है, अपनी मिट्टी में जो, और मैं आपको बताऊँ जो प्राकृतिक, जो अंधानुकरण में अगर आप देखेंगे तो हमने क्या खोया है, वो जब व्यक्ति यहाँ रहेगा और बाहर जाके देखे तो उसे पता चलेगा कि हमने क्या खोया है। यहाँ रह के शायद हम उसकी इतनी कीमत नहीं कर पाते। बुंदेलखंड में अभी भी बहुत अच्छे रिसोर्स संसाधन है, व्यक्ति अच्छे हैं, तो आप जैसे रिसोर्सेज भी तो हैं। थोड़ी अवसरों की कमी है, जिसको हम अब प्रयास कर रहे हैं इस सोलर प्लांट के माध्यम से। अब मैं जिन स्ट्रक्चर्स के नीचे हम खड़े हैं, थोड़ा हम लोगों के लिए, आम आदमी के लिए बड़ी हाथी स्ट्रक्चर्स होते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में, पूरे सिस्टम के बारे में अगर बताएंगे, और थोड़े सामान्य भाषा में बताइए, ताकि अन्य लोग भी अगर अपनी खेती बाड़ी के साथ इन सब चीज़ों को इंस्टॉल कराना चाहें, करना चाहें, तो उन्हें किस तरीके से इसमें साहस जुटाना चाहिए, और ये सब क्या है, थोड़ा सा सामान्य भाषा में बताइए। जैन साहब, मैं जब 2012 में वापस आया था, तो कुछ सामाजिक दबाव और स्थानीय स्तर पे जब हमें यहाँ नौकरी मिल गई, तो मैंने 10 साल यहीं कलेक्ट्रेट में भी काम किया, गवर्नेंस मैनेजर के पद पे, और साथ में वो जो सैलरी थी उससे मुझे एक सामाजिक स्वीकारता मिली, और साथ में जो मेरा जो वहाँ से मैं पूंजी लाया था उसको लगाने के लिए, दाल रोटी चलाने के लिए एक वो भी व्यवस्था हुई। इसमें मैंने 2010 से 11 से मैंने कई सारे सोलर पंप में एक्सपेरिमेंट किए, और यहाँ पे पहला मैंने देखा 2010 बनवाया। विदेश में मैंने देखा था कि खासतौर से उस समय जब मैं दुबई में था, तो मेरे साथ वाले मित्र US में थे, कोई कनाडा चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ सौर ऊर्जा का बड़ा तेज़ी से प्रचार प्रसार हो रहा था। और जब मैं 2012 में आया, और 2014 के आसपास, 2012 में जब मैंने सौर ऊर्जा पे चीज़ें इंपोर्ट कराई और यहाँ करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि जो अगर हम देखेंगे तो सब हम सूर्य की ताकत से ही
फल पोस रहे हैं, चाहे हम अन्न खा रहे हों या किसी भी प्रकार का। खेती के लिए सबसे उपयुक्त पानी के साधन का जो माध्यम है वो है सोलर पंप। इसी के साथ मैंने यहाँ पे फिर जब पंप का मैंने 5-6 साल उपयोग किया, लाइटें लगाई, सोलर लाइटें रहीं जिससे हम खेती को और अच्छे से कर पाए। फिर मैंने देखा कि इसको हम क्यों ना बड़े रूप में करें, और कई शासन की नई योजनाएं आ रही हैं जिसमें आप शासन को बिजली बेच भी सकते हैं। उनको मैंने बेस लेकर के, और जब मैंने यहाँ प्लांट स्थापित करना चाहा तब मेरे विचार में ये आया कि भाई ये बहुत बड़ी समस्या है, जो अभी इसको एग्रीवोल्टेक जो मैंने आपको टर्म बताया है, ऊर्जा और खाद्यान्न, इन दोनों के बीच में जो भविष्य में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई, प्रतिस्पर्धा स्थापित हो सकती है, उसको मैंने अवॉइड करने की कोशिश की। और अपनी ज़रूरत के मुताबिक मैंने ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया। इनके बीच में मैंने ट्रैक्टर चला के देखा कि कहाँ तक मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही है। मतलब आपका कहना ये है कि इससे ज़मीन आपकी खराब नहीं हो रही है। हाँ। कृषि जो भूमि है वो खराब नहीं हो रही है। ऊपर की तरफ आपने पैनल्स इंस्टॉल किए हैं। अभी आप कुछ बता रहे थे कि ऊपर से तो बिजली जनरेट होगी, नीचे से भी कुछ बताइए। तो इसमें हम जो नवाचार कर रहे हैं, पहली बात तो ये मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा प्लांट है जहाँ पे हम डुअल यूज ऑफ लैंड बोलते हैं। ओके। एनर्जी एंड फूड क्राइसिस कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सेम लैंड का आप डबल डेकर बस जैसा आप कर रहे हैं, ऊपर बिजली बन रही है, नीचे खेती हो रही है, जो आज इसका आप सामने देख सकते हैं। और नीचे की तरफ से कैसे बनेगी? इसमें फिर हमने एक और नवाचार किया। अभी सोलर में भी चीजें एडवांस हो गई है, तो अब बाईफेशियल प्लेटें कहलाती हैं। बाईफेशियल पैनल वो होते हैं जो दोनों तरफ से बिजली बनाते हैं। सामने की तरफ से तो सीधा सूरज इसको पड़ रहा है, लेकिन पीछे की तरफ से अगर आप देखेंगे कि जो जमीन से हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाती है, उसमें कोई अलग से हमें खर्चा है नहीं। थोड़ा बहुत लगाने का, क्योंकि हम खेती के लिए उसको हाइट पे दे ही रहे थे, डिस्टेंस हमने काफी रखा था, तो वहां हमने बाईफेशियल पैनल लगाया, तो इससे हमें 5 से 10% तक रिफ्लेक्शन के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है। तो ये जो जमीन सारा आपने जो सेटअप लगाया हुआ है, इससे बिल्कुल सामान्य शब्दों में, ये 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट नहीं आएगा आम जनता सामने। इससे कितने घरों की, 4 से 5 सदस्यों के कितने घरों की बिजली पैदा हो रही है? इससे अगर आप देखेंगे तो रोजाना अगर हम किसी घर की एक दिन की खपत 10 यूनिट मानते हैं सामान्य तौर पर, तो इस प्लांट से 1000 घरों की प्रतिदिन। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये तो। और ये अच्छी बात ये है कि ये सस्टेनेबल है। ये आपकी जमीन को अनुपजाऊ किए बगैर, बिना प्रदूषण के। और ये इस पे ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमने खुद अपनी उससे डिजाइन किया, इसका हमने पेटेंट भी फाइल किया है। इसके अलावा इसी को अब हम और किसानों के साथ भी प्रमोट कर रहे हैं, जो लोग भी ये प्लांट लगाएं, हम उनसे वो यहाँ पे हमने 2-3 अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर किए हैं। इसमें हमारा G20 जो समिट हुई थी अभी पिछले साल अगस्त में, उसमें हमारा जर्मन वाइस चांसलर के प्रेजेंस में जर्मनी की कंपनी से एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, जिसमें हम जर्मन टेक्नोलॉजी, खेती में वर्टिकल बाईफेशियल कहलाती है, वो टेक्नोलॉजी हम इंडिया में पहली बार ला रहे हैं। क्या होगा उसमें? जो पैनल अभी हमारे दक्षिण की तरफ मुंह करके और ऐसे लगते हैं, उसकी जगह पैनल ऐसे दीवार के तौर पे दोनों तरफ से लाइट को लेंगे, और लेकिन उनकी जो दिशा रहेगी वो पूरा पश्चिम रहेगी। तो वो सुबह पूरब से बिजली बनाएंगे, शाम को पश्चिम से, और उन 2 लाइनों के बीच में करीब 10 मीटर 12 मीटर का अंतर रहेगा। तो उसके बीच में आप फसल उगा सकते हो, किसी भी प्रकार की फसल। जैसे इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन है कि आप किस प्रकार की फसल उगा सकते हो, वहां पे आपको कोई लिमिटेशन नहीं है। जो बीच का है वो ओपन टू स्काई है, तो आप किसी भी प्रकार की फसल उगा सकते हैं। उसको आप फेंस के रूप में भी यूज कर सकते हैं। और ये चूंकि ये जो बिजली बनाने का काम है, ये लगभग 9 बजे के बाद शुरू होता है। जब सूरज ऊपर पहुंचता है 3-4 बजे के बाद कम होना शुरू होता है। वो इसके सप्लीमेंट्री की तरह काम करेंगे। सुबह ये बिजली बना रहा है, 9 बजे के बाद ये बिजली बना रहा है, 3 बजे के बाद फिर इसका बिजली बना रहा है। तो जो सुबह 6 से लेके हम सौर ऊर्जा का पूरी तरह से दोहन कर पाएंगे, और खेती की जमीन, उपजाऊ जमीन को के साथ समझौता किया। ये थोड़ा सा और समझना चाह रहे हैं आपसे, ग्रुप्स हैं जो इस प्रकार के सस्टेनेबल लिविंग वाले उसमें पैसा डोनेट करते हैं। तो इसमें हम प्रयास कर रहे हैं, इसका हम टेक्निकल ऑडिट करा रहे हैं, और हमारी 2-3 संस्थाओं से बात चल रही है। तो इसमें 1 या 2 मॉडल अभी हम मध्य प्रदेश में स्थापित करेंगे। इस पूरे इलाके में देख रहे हैं, आपका पहले भी मैंने देखा हुआ है कि पॉली हाउस आपने बनाया हुआ, बड़ा सुंदर सा पॉली हाउस था, उसमें बैगन भी लगे हुए थे, आलू भी लगे हुए थे। तो थोड़ा सा पॉली हाउस के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि पॉली हाउस एक ऐसा कंसेप्ट, उसको बड़ा शहरी मानते हैं लोग कि ये केवल
बड़े पैसे वाला काम है और इसको आम किसान करेगा तो उसकी खेती की मुख्य जो खेती है, कृषि है, वो चली जाएगी। थोड़े से उसके बारे में। इसमें जो अवधारणा है उसके पीछे कुछ कारण है। पॉली हाउस आपकी कमर्शियल खेती है और जब आप उसमें उपज करते हो वो आप सस्ती चीज़ों का तो करोगे नहीं, क्योंकि जब इतना क्या क्या लगाते हैं इसमें लोग? इसमें हम कोई भी सब्जियां, फल, जैसे बैगन हमने लगाए हैं, इसमें ककड़ी, टमाटर बहुत अच्छा होता है, और शिमला मिर्च लगाई है हमने, इसमें बहुत अच्छी होती है। इसको शहरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो सुविधाएं हैं, जैसे जो आपका प्रोडक्शन हो गया, अब आपको उसको बेचना है। अगर आप शहर के पास नहीं है, इसमें का इशू आएगा। अगर आप शहर के पास नहीं हो, आपको कोल्ड स्टोर का इशू आएगा। तो पॉली हाउस सोलर के साथ मिलके ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पे, चूंकि खेत में एक और बहुत बड़ी ऊर्जा की बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपको ड्रिप चलाना है, आपको 24 घंटे बिजली चाहिए, जो सामान्य तौर पर किसान को नहीं मिलती है। अगर आपको कोल्ड स्टोर रखना है, आपको बिजली चाहिए, वो किसान को नहीं है। अगर आपको डेयरी फार्मिंग करना है, मेरे पास 10 भैंसें हैं, 8 गाय हैं, 70 बकरियां हैं, छोटा सा बैकयार्ड चिकन फार्म है, 10-12 खरगोश हैं। अब अगर उन गाय भैंस को हमें मशीन से धोना है, सुबह 5 बजे लगाना है, बिजली नहीं है। इस प्लांट, सोलर प्लांट से जो एक और आत्मनिर्भरता आती है, बिजली 24 घंटे है, स्थायी बिजली है। इससे हम और भी चीज़ें पॉली हाउस का सही से उपयोग कर सकते हैं। इसको कब कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है, कब इसमें पानी देना है ड्रिप से, कब प्रोडक्शन आ रहा है उसको हमें कब उसको कोल्ड स्टोर में रखना है। ये हमें इसको यहाँ पर दुबई का अनुभव भी काम आया है कि दुबई में भी ऐसे पॉली हाउस? ये देखिए, मैं चीज़ों को अलग अलग तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, जो पिछले 10-12 वर्षों का टेक्निकल, जिसमें मैंने कोई चीज़ अगर इम्पोर्ट की तो उसमें कहीं ना कहीं IT का मेरा नॉलेज रहा है। कुछ जब यहाँ पे जब मैंने कंपनी के तौर पे इसको शुरू किया तो कुछ मेरे विदेश में जो सहयोगी थे, मित्र थे, कोई सिंगापुर से, कोई दुबई से, उन लोगों ने सहयोग किया और आज इस उपलब्धि पे वो सब गर्वित महसूस करते हैं और हम इसको बड़े स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा अभी हमने आपको बताया कि जैसे छोटे जोत के किसान केवल लीज पे ना दे के बेरोजगार ना बने, वो लीज के साथ उनकी जमीन भी उनके पास रहे। ये तो किसानों के लिए सलाह हो गई और इस पूरे साक्षात्कार में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है इस टीकमगढ़ जिले को लेकर कि यहाँ शुरुआत से पलायन की एक विशेष समस्या रही है। साथ ही यहाँ का जो यूथ है वो चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जाए, चाहे अन्य प्रोफेशनल एजुकेशन को लेने जाए, वो वापस जो है अपने ज़िले को सर्व करने की स्थितियों में नहीं रहता है। आपकी ये सारी व्यवस्थाएं देखकर कहीं ना कहीं लोग मोटिवेट भी होंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से खरी जी मैं ये समझना चाहता हूँ कि इस ज़िले में जो पलायन की समस्या रही है, विशेष रूप से यूथ जो रहे हैं बाहर प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए जाते हैं और उसके बाद उनके सामने कुछ ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं कि वो अपने घर लौट के नहीं आ पाते, अपने ज़िले को सर्व नहीं कर पाते, या बोलें कि जो उन्होंने महारत हासिल की जिन जिन फील्ड्स में, वो कहीं ना कहीं वहीं के होके रह जाते हैं जहाँ का उनका कार्य क्षेत्र है या जो जहाँ वो रह रहे हैं या जहाँ वो जॉब कर रहे हैं। तो मैं केवल ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ जो बाहर पढ़ाई के लिए जा रहे हैं या अन्य काम के लिए भी जा रहे हैं, तो क्या उन्हें अपने घर की ओर लौटना चाहिए? क्या टीकमगढ़ ब्यूटीफुल है और टीकमगढ़ ब्यूटीफुल है तो क्यों? देखिए, अगर हम पिछले 10-12 वर्षों में संचार क्रांति और इनका सब अगर विकास देखें, जो गांव और शहर के बीच में जो अंतर था वो बहुत बढ़ गया है। आज वंदे भारत एक्सप्रेस टीकमगढ़ आ गई है। टीकमगढ़ आ गई है, सोचिए आप, मतलब बड़ी बड़ी जगह पे नहीं है, टीकमगढ़ से वंदे भारत एक्सप्रेस है। हम सूचना क्रांति से, आज इस खेत पे मेरे पास नेट है, जो एक समय टेलीफोन है, आज हमारे पास बिजली 24 आप सबके लिए बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस खरगापुर स्टेशन पे भी आती है, स्टॉपेज रुकेगी। इस प्लांट को मैं बताऊं, हर शनिवार रविवार पिछले 1.5 साल से जब से ये प्लांट चालू हुआ है, हर शनिवार रविवार कोई ना कोई व्यक्ति दिल्ली, मुंबई, इंदौर, पुणे, बेंगलोर, ये तो नाम सुविधा होगी। हाँ। अब बच्चों को क्या करना चाहिए कि उन्हें जो उनका ब्यूटीफुल टीकमगढ़ है उनके लिए ब्यूटीफुल बना रहे, और उस ब्यूटीफुल टीकमगढ़ को वो कैसे सेवा दे सकते हैं या उस माटी का कर्ज चुका सकते हैं? बहुत संक्षेप में आपसे कहें। आप तो मेहनत करें, पढ़ाई करें, ज्ञान अर्जित करें और लौट के अपनी मिट्टी को आए। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। शहरी जिंदगी पलायन समाधान नहीं। हम अपनी ज़रूरतों को कम करें, जो हमारा शुभ और लाभ वाला जो हमेशा से कंसेप्ट रहा है, तो हम लाभ भी, व्यापार का लाभ हम उतना देखें जो पहले शुभ हो, और काम करें। इसमें जो आनंद है आपको, जो आपका स्वास्थ्य का जो लाभ है, जो आपका
जो मैं आपको बोलूँ, दूध जो हम यहाँ पीते हैं वो आप बाजार में 100 रुपये लेके भी नहीं ले सकते। घी हम जो यहाँ खाते हैं, तो इन सब चीज़ों को देखें। सबसे बड़ी चीज़ है स्वास्थ्य। और जब आप यहाँ पे वापस आएंगे, बूंद बूंद करके सागर बनता है। बुंदेलखंड की मिट्टी में हम बुंदेलाओं की संतान है, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करिए। देखिए असली आनंद ये है, ये ब्यूटीफुल टीकमगढ़ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये ब्यूटीफुलनेस वही फील कर सकता है जो यहाँ खड़ा हुआ। आज हम दोनों इसको फील कर रहे हैं और मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि अपनी ब्यूटीफुल टीकमगढ़ की ओर आएं और टीकमगढ़ की ब्यूटीफुलनेस को महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।